हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आप लोगों का एक डाउट था व्हाट इज़ टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन एंड वुंड हीलिंग। सो वही टॉपिक हम लोग आज स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ टिश्यू ट्रॉमा, है ना। आप रिपेयर पढ़ने के पहले आपको ट्रॉमा क्या है या इंजरी क्या है वो जानना ज़रूरी है। टिश्यू इंजरी इज़ द डैमेज ऑफ द मसल्स, लिगामेंट्स एंड द टेंडन थ्रू आउट द बॉडी। जो डैमेज होता है हमारे टिश्यूज़ में, डायग्राम में आप देखिए, टिश्यू में जो क्या होता है, डैमेज होता है, चाहे वो मसल हो, लिगामेंट हो या टेंडन हो, वो क्या कहलाता है आपका टिश्यू इंजरी। बोन्स में जो इंजरी होती है वो फ्रैक्चर कहलाता है। सो वो आपके टिश्यू इंजरी के अंदर में नहीं आता और उसका हीलिंग प्रोसेस भी अलग है। बट जो आपके मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं और जो टेंडेंट्स हैं, उनमें जो डैमेज होता है वो आपका जो इंजरी है टिश्यू इंजरी के अंदर में आता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द टिश्यू रिपेयर. So tissue repair is the replacement of worn out, damaged or dead cell. New cell originate by cell division from the stroma, the supporting connective tissue, or from the parenchyma cell that constitute the फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द टिश्यूज़ और द ऑर्गन. सो क्या है टिश्यू रिपेयर? आपका जो डैमेज्ड सेल है और जो सेल डैमेज होने के बाद डेड हो गए हैं वो आपके रिप्लेस हो जाते हैं हेल्दी सेल से, है ना. और न्यू सेल्स जो रीजनरेट होते हैं वो बहुत सारे चीज़ों से रीजनरेट होते हैं. यहाँ पे दिया है सेल डिवीजन होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो नीचे होता है, बेसल जो सेल लेयर होता है, स्ट्रोमा, वहाँ से सेल्स का डिवीजन होता है और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पर होते हैं. और फ्रॉम दी पेरेन्काइमा सेल, फ्रॉम दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द टिश्यू और द ऑर्गन. सो आपका पेरेन्काइमा सेल्स होता है जो सेम सेल होता है आपके जो डैमेज टिश्यू के हेल्दी सेल के कंस्टिट्यूएंट के, और वो हेल्दी सेल के जो पेरेन्काइमल सेल हैं उसी से सेम टाइप के सेल जो है वो क्या होते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं. सो ये सारे टाइप के जो सेल हैं नए सेल्स को बनाते हैं और आपका जो टिश्यू इंज्योर हो गया है, जो डेड हो गया है टिश्यू इंज्योर होकर के, वहाँ पर उस नए ग्रोथ वाले टिश्यू को क्या कर देते हैं आपके डेड टिश्यू से रिप्लेस कर देते हैं, है ना. इन अडल्ट ईच ऑफ द 4 बेसिक टिश्यू टाइप, आपके 4 टाइप के बेसिक टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड दी नर्वस टिश्यू, है ना. हैज़ एंड डिफरेंट कैपेसिटी फॉर रिप्लेनिशिंग पेरेन्काइमल सेल लॉस्ट बाय डैमेज, डिसीज और दी अदर प्रोसेसेस. सबका जो रिप्लेनिशिंग का या रिपेयर आपका जो रिप्लेसमेंट का जो सेल्स होता है वो क्या होता है अलग अलग टिश्यूज़ के और सेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अलग अलग होता है ना. ना नेक्स्ट आपका ये डायग्राम देखिए आप, है ना. यहाँ पे टिश्यू इंजरी हुई है और आपका हीलिंग जो है लास्ट में आपको क्या होता है दिखाई देता है. तो ओवरऑल जो हम लोग आज क्लास जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट दी टिश्यू रिपेयर. कैसे एक टिश्यू जो डैमेज हो गया है वो क्या होता है आपका रीजनरेट होता है या रिपेयर होता है. ना वुंड हीलिंग प्रोसेस क्या होता है? All wounds heal through a physiological process in which epithelial, endothelial and inflammatory cells, platelets and fibroblasts migrate into the wound to bring about tissue repair and रीजनरेशन. ठीक है, आपका ऑल जो वुंड्स हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, हील होते हैं. और वहाँ पर आपके नंबर ऑफ सेल्स जो है वहाँ पर आते हैं. पहला दिया एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल, इन्फ्लामेटरी सेल्स जो इन्फ्लामेशन को शो करते हैं कि हाँ इंजरी यहाँ पर हो गई है. तीसरा है प्लेटलेट्स. नेक्स्ट है आपका फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर. ये सारे आकर के वुंड सरफेस एरिया पे क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं. और फिर वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद जो टिश्यू का रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, है ना. द प्रोसेस इज एसेंशियली द सेम रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ इंजरी और द टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व. जो प्रोसेस है सेम है सभी टिश्यूज़ में आपके, बट आपका किस टाइप की इंजरी हुई है और किस टाइप का टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सेल क्या होते हैं आपके रिप्लेस हुए होते हैं. अगर आपका सुपरफिशियल लेयर अगर कट गया है तो सुपरफिशियल टिश्यूज़ ही रिप्लेस होंगे. मस्कुलर अगर डैमेज हुआ है तो मस्कुलर ही रिप्लेस होंगे. नर्वस अगर डैमेज हुआ है तो नर्वस टिश्यू ही क्या होंगे आपके रिप्लेस होंगे. सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टिश्यू और टाइप ऑफ डैमेज टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ हीलिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो देयर इज़ टाइप ऑफ हीलिंग जो है 3 है. हीलिंग जो प्रोसेस होते हैं, हीलिंग का मतलब क्या होता है, घाव भरने का जो प्रोसेस होता है. वुंड में बी हील बाय रीजनरेशन और बाय, है ना, रीजनरेशन फिर से ग्रो करना, नए सेल्स फिर से क्या होते हैं बनते हैं. और या फिर किसके थ्रू, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंटेंशन. इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे एक डायग्राम साइड में दिया है, आपका दिख रहा होगा. प्राइमरी इंटेंशन ऊपर वाला डायग्राम है, दूसरा बीच वाला जो है वो सेकेंडरी इंटेंशन है और तीसरा वाला जो है वो है टर्शरी इंटेंशन. सो रीजनरेशन भी पढ़ेंगे हम लोग और आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंटेंशन भी पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है.
सो फर्स्ट इज़ द रीजनरेशन, दैट इज़ इपिथेलियल हीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। व्हेन अ वुंड अफेक्ट्स ओनली द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस, स्किन का सबसे ऊपर वाला लेयर जानते हैं आप लोग, एपिडर्मिस या डर्मिस होता है, जो कि कौन से प्रोसेस के थ्रू हील होता है, आपका रीजनरेटिव इपिथेलियल हीलिंग प्रोसेस के थ्रू, है ना। नो स्कार फॉर्म्स एंड the new regenerated epithelial and dermal cells forms new skin that cannot be distinguished from the intact skin, है ना। और जो नए सेल फॉर्म होते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल जो स्किन है हमारा ऊपर घिस गया या छिल गया किसी चीज़ से, और जब वो हील हो जाता है कुछ दिन तक आपको उसमें दाग या स्कार दिखाई देता है, बट कुछ दिन के बाद वो दाग या स्कार भी वहाँ से क्या हो जाता है, अगर माइनर इंजरी हुई है तो वो हट जाता है। सो ऊपर का सुपरफिशियल या डर्मिस टिश्यू जब क्या होता है, इंज्योर होता है, तो वो सेम टाइप के एपिथेलियल जर्मल सेल वहाँ पर आके क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर लेते हैं। और जब हीलिंग होती है तब वहाँ पर स्कार नहीं दिखता आपको, वहाँ पर कोई भी आपको दाग नहीं दिखता है ना। और आप उसको नॉर्मल टिश्यू से बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि हाँ यहाँ थोड़े दिन पहले क्या हुई थी, इंजरी हुई थी। नाउ पार्शियल थिकनेस वुंड हील बाय रीजनरेशन, आपका पार्शियल जो थिकनेस वुंड जो होते हैं, आप लोग बेडसोर पढ़े होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा फुल थिकनेस, पार्शियल थिकनेस, जो भी बर्न में आप लोग पढ़ेंगे ये चीज़ें, है ना, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। और आपका डेप्थ ऑफ जो वुंड है आपने बेडसोर में पढ़ा होगा। तो पार्शियल थिकनेस ऊपर का सुपरफिशियल जो वुंड है हीलिंग होती है, जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस जो होता है क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, वो जो है आपका रीजनरेटिव एपिथेलियल हीलिंग के थ्रू ही हील होते हैं। नॉर्मली एपिथेलियल टिश्यूज़ ही वहाँ पर आके उस जो डैमेज टिश्यू है उसको क्या करते हैं, वो रिप्लेस करते हैं। सो दिस इज़ द रीजनरेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ द प्राइमरी इंटेंशन, जो हम लोग 3 टाइप का इंटेंशन मैंने बताया था, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन एंड टर्शरी इंटेंशन। सो प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग क्या है, व्हेन अ वुंड इन्वॉल्व्स मिनिमल और नो टिश्यू लॉस एंड हैज़ एजेस दैट आर वेल अप्रॉक्सीमेटेड क्लोज्ड, primary or first intention healing takes place. Little scarring is expected. A clean surgical incision heals by this method. So primary intention क्या है, आपका wound जो है कम बना है, ज़्यादा गहरा चोट नहीं है, और नो टिश्यू लॉस, आपका टिश्यू भी क्या नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। एंड द एजेस दैट आर वेल अप्रॉक्सीमेटेड, जो घाव बना है, जो कट लगा है, उसमें कोई टिश्यू आपका लॉस नहीं हुआ, एक सिंपल कट, समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, हम लोग चाकू से जब सब्जी काटते हैं एक सिंपल कट हो जाता है, उसमें कोई टिश्यू लॉस नहीं होता है। एजेस एक जो उसके किनारे होते हैं वो एक दूसरे के एकदम क्लोज होते हैं, सामने होते हैं, है ना, और उसमें आपको मिनिमल इंजरी हुई है ना। तो वो जो है इंजरी वो आपका प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू क्या होते हैं, हील होते हैं। लिटिल स्कारिंग इज एक्सपेक्टेड, अ क्लीन सर्जिकल इंसिजन हील्ड बाय दिस मेथड। लिटिल स्कारिंग मतलब कुछ दाग जो है, और आपका फाइब्रस टिश्यू वहाँ पर, स्कार टिश्यू जो है वहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा। और आपका इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर्जरी के समय में, जब सर्जरी होती है तो सर्जन लोग एक क्लीन इंसिजन देते हैं सर्जिकल ब्लेड से, है ना, उसमें टिश्यू लॉस नहीं होता है, टूट करके नहीं गिर जाता टिश्यू, एक सर्जिकल इंसिजन है और वो एक दूसरे के एकदम पास होते हैं, एजेस किनारे जो होते हैं, और उसको सूचर करके हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सो दिस इज़ दी डायग्राम ऑफ फर्स्ट इंटेंशन, जिसको हम लोग प्राइमरी इंटेंशन बोलते हैं। आपका क्लीन इंसिजन है, दिख रहा होगा, है ना, उसको सूचरिंग कर दिया गया, है ना, अर्ली सूचर हो गया, और आपका लाइट एक स्कार जब हीलिंग हो जाती है, एजेस जब जुड़ जाते हैं, तो हेयर लाइन स्कार आपको दिखाई देता है ना, और हेयर लाइन स्कार एकदम सिंपल एक लाइन का टाइप का स्कार या दाग वहाँ पर रह जाता है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्राइमरी इंटेंशन। नाउ सेकेंड इज़ द सेकेंडरी इंटेंशन। सेकेंडरी इंटेंशन क्या है, हीलिंग बाय सेकेंड intention occurs when a wound involves extensive tissue loss which prevents wound edges from approximating or should not be closed। आपका सेकेंडरी इंटेंशन जो wound healing होती है उन wounds में होती है, हाँ, तो जो सेकेंडरी इंटेंशन होता है वो उन वुंड्स में होता है जिनमें आपके वुंड के जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो एक दूसरे के एकदम पास नहीं होते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेटेड नहीं होते हैं, और नॉट शुड बी क्लोज्ड, एक दूसरे के एकदम पास नहीं होंगे। और कारण क्या है यहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर अंदर में क्या हो गया है, इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, और इन्फेक्टेड मटेरियल वहाँ पर क्या हो गया है, जमा हो गया है। बिकॉज द वुंड इज़ लेफ्ट ओपन, इट हील्स फ्रॉम द इनर लेयर टू द सर्फेस बाय फिलिंग इन विथ बीफी रेड ग्रेनुलेशन टिश्यू। बिकॉज जो वुंड है वो क्या है, आपका ओपन है ना, और इसका जो हीलिंग होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। नीचे में आपका लेयर बाय लेयर हील होते होते भरते भरते घाव कहाँ तक आता है, आपके ऊपर तक आता
है, और जो फिलिंग होती है दैट इज़ विथ बीफी रेड ग्रेनुलेशन टिश्यू, है ना। आपका मेन जो हीलिंग होता है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप याद रखना, मेन जो सेकेंडरी इंटेंशन में जो हीलिंग होती है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू के कारण ही होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू आपका वहाँ पर आता है, और ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है, और ब्लड सप्लाई जहाँ पर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी क्या कर सकता है आपके टिश्यू एरिया में जहाँ पर डैमेज हुआ है वहाँ पर वो प्रोवाइड कर सकता है। सो नीचे से घाव भरते भरते कहाँ तक आता है, ऊपर तक आता है, ठीक है। सो इसमें आपका एग्जैक्टली जो टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपर अपने एक दूसरे एजेस के क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में नहीं है, दूर दूर है, और दूर इसलिए है क्योंकि बीच का भाग आपका किससे भरा हुआ है, इन्फेक्टेड मटेरियल से भरा हुआ है। इपिथेलियल टिश्यू में अपीयर इन दी वोन एज स्मॉल पिंक और पर्ल लाइक एरिया, है ना। और जो इपिथेलियल टिश्यू होता है आपका ऊपर का जो टिश्यू होता है वो लाइट पिंक कलर का एरिया से हमको क्या होता है, दिखाई देता है, और जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है वो बीपी रेड, मसल्स का रेड जो कलर होता है वैसा कलर में हमको दिखाई देता है। नाउ की पॉइंट्स आपके सेकेंडरी इंटेंशन में ये हैं, डू नॉट मिस्टेक दिस एज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, रेड दिख रहा है और ऊपर का एरिया आपका पिंक दिख रहा है तो आप बिल्कुल मिस्टेकन नहीं होना है कि ये इन्फेक्शन का साइन है। दूसरा, वुंड दैट हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन हील मोर स्लोली एंड मोर प्रोन टू इन्फेक्शन एंड डेवलप मोर स्कार टिश्यू, है ना। और जो सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू हीलिंग हो रही, क्योंकि हम यहाँ पर क्या नहीं कर रहे हैं, सूचरिंग नहीं कर रहे हैं, और गहरा है घाव और नीचे से भरते हुए ऊपर तक आ रहा है जिसमें सूचरिंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सो वो एक दूसरे के क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में भी नहीं है जिस, तो उसकी जो हीलिंग होती है बहुत धीरे धीरे होती है, और धीरे होने के कारण क्योंकि वुंड ओपन है देयर इज़ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और आपका स्कार भी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्कार मतलब आपका दाग रह जाएगा, और स्कार टिश्यू नॉन फंक्शनिंग टिश्यू रिप्लेस होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। प्रेशर अल्सर एंड द इन्फेक्टेड वुंड आर दी एग्जाम्पल। आपका मेन जो ब्लड सोर आपने पढ़ा है वो जो है बेस्ट एग्जाम्पल है आपका यूनियन बाय दी सेकेंडरी इंटेंशन। नाउ दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी सेकेंडरी इंटेंशन, सॉरी डायग्राम ऑफ द सेकेंडरी इंटेंशन। देखिए गैपिंग बहुत ज़्यादा है, इरेगुलर वुंड है, वुंड के एजेस एक दूसरे के पास में नहीं है। अब ग्रैनुलेशन टिश्यू है, नीचे से ऊपर की ओर क्या कर रहा है, वो भरना शुरू कर रहा है, और इपिथेलियल ऊपर में ग्रो किया लाइट पिंक कलर के एरिया के रूप में, बट देखिए बहुत बड़ा जो स्कार है वहाँ पर क्या हो गया है, आपका फॉर्म हो गया है, स्कार टिश्यू जो है वहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया है। सो दिस इज़ दी सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग, है ना। Now third is the tertiary intention. A wound heals by tertiary, that is third healing, also called delayed primary closure. When two surfaces of granulation tissue are brought together, this technique may be used when the wound is clean, contaminated or contaminated. Initially the wound is allowed to heal by secondary intention. When there is no evidence of edema, infection or foreign matter, the wound edges are closed by the bringing together the granulation tissues and suturing the surface, है ना। जो क्लीन वुंड होता है एकदम पास में अप्रॉक्सीमेटेड होता है उसकी तो हम सूचरिंग कर सकती हैं, जो प्राइमरी इंटेंशन है, और जो आपका कंटामिनेटेड वुंड है जो इन्फेक्टेड मटेरियल से भरा है उसको हम सूचरिंग नहीं कर सकते क्योंकि इन्फेक्शन अंदर में रह करके आपका पस फॉर्म कर देगा। सो वो वुंड ओपन रहता है और आपके सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू वो क्या होता है, भरता है। सो टर्शरी इंटेंशन क्या है, ये उन वुंड्स में करते हैं जो आपका इन वुंड्स में होता है जिसमें मेनली क्लीन कंटामिनेटेड वुंड है और मे भी कंटामिनेटेड है, तो कुछ हद तक वो क्या होना शुरू होता है, आपका सेकेंडरी इंटेंशन के जैसे ही भरना शुरू होता है ग्रैनुलेशन टिश्यू, और जैसे आपको लगता है कि इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं है और एडिमा डेवलप नहीं हुआ है, देन आप क्या करते हैं, ऊपर का जो एजेस है जब पास आ गए हैं तब उसको पकड़ के सूचरिंग कर देते हैं। सो आपका उसको खुला छोड़ के भी हीलिंग होती है सेकेंडरी इंटेंशन के द्वारा, और दूसरी बात इसमें प्राइमरी इंटेंशन की तरह इसमें सूचरिंग भी की जाती है। सो इसको हम लोग बोलते हैं आपका टर्शरी इंटेंशन। ओके, सच वुंड्स रिक्वायर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ऑल ड्रेसिंग चेंजेस बिकॉज दे आर प्रोन टू इन्फेक्शन, है ना। और ये वुंड्स जो रहते हैं आपको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक जो प्रिकॉशन है वो क्या करना है, आपको मेंटेन करना है, बिकॉज यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो क्या हो सकता है, ज़्यादा, और आपका हीलिंग भी थोड़ा डिले होता है सेकेंडरी इंटेंशन की तरह, और बट उसमें स्कारिंग जो होती है वो लेस होती है क्योंकि हम लोग ऊपर के एजेस को पकड़ के क्या कर दिए हैं, सूचर कर दिए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टर्शरी इंटेंशन। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टर्शरी इंटेंशन। देखिए कंटामिनेटेड है वुंड, ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ को रिप्लेस किया और जैसे ऊपर तक हील हो गया है क्या कर दिया है, ऊपर को पकड़ के, ऊपर की जो लेयर्स उसको पकड़ के सूचर कर दिया है। सो स्कारिंग थोड़ी सी कैसी होती है, इसमें कम होती है। सो वुंड हील्ड बाय प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इंटेंशन इज कॉल्ड दी टर्शरी इंटेंशन। ओके, सो दिस इज़ दी टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग. So this is the diagram: primary intention, secondary intention and the tertiary intention. Okay, clear?
नाउ नेक्स्ट इज़ द फेसेस ऑफ वोंड हीलिंग। सो फेसेस जो है वोंड हीलिंग के, उसमें 3 फेसेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। पहला जो है इन्फ्लामेटरी स्टेज, दूसरा है प्रोलिफरेटिव स्टेज और तीसरा जो है वो है मैच्यूरेशन स्टेज। तो इसको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ लेंगे। ये है वोंड हीलिंग का जो स्टेजेस हैं। पहला जो दिया है आपका, पहला और सेकंड जो पिक्चर है वो क्या है आपका, फर्स्ट स्टेज है इन्फ्लामेशन स्टेज। इसमें हीमोस्टैसिस और इन्फ्लामेशन 2 स्टेजेस आते हैं। दूसरा है आपका थर्ड वाला पिक्चर, दैट इज प्लोरिफरेशन मतलब रीजनरेशन फेज। और तीसरा है आपका रीमॉडलिंग लिखा है जो कि है मैच्यूरेशन फेज। ओके, तो इसको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ लेंगे। इन्फ्लामेटरी फेज, सबसे पहला जो फेज है दैट इज़ द इन्फ्लामेटरी फेज। और जैसी इंजरी होती है इसको हम लोग क्लिनजिंग फेज भी बोलते हैं, क्लीन करता है वुंड को। और दैट फेज लास्ट फ्रॉम 1 to 5 डेज, 1 से 5 दिन तक ही लास्ट करता है ये। और इसके 2 मेजर प्रोसेसेस हैं, फर्स्ट है हीमोस्टैसिस और दूसरा जो है इन्फ्लामेशन, है ना। इन्फ्लामेटरी स्टेज नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, डेड चीज़ों को, इन्फेक्टेड चीज़ों को वो क्या कर रहा है, क्लीनिंग करने का काम कर रहा है। ठीक है, सो hemostasis. At the time of injury, tissue and the capillaries are destroyed, causing blood and plasma to leak into the wound. Area vessels constrict to limit the blood loss. Platelet aggregate to slow bleeding. At the same time, the clotting mechanism is activated to form a blood clot. हीमोस्टैसिस हम लोग जब ब्लड का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है। जैसे ही आपका खून का थक्का जमना आपने सुना होगा, जैसी कोई इंजरी होती है या कट होता है तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ब्लड निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि ब्लड वेसल्स को आपका जो ब्लड क्लॉट है, टेम्परेरी जो फिब्रिन का क्लॉट बनता है वो उसको क्या कर दिया है, ओपनिंग को सील कर देता है। सो वही प्रोसेस आपका इंजरी साइड पे होता है। इन्फ्लामेटरी जो स्टेज है उसका फर्स्ट जो फेस है दैट इज़ द हीमोस्टैसिस। इन दिस एट द टाइम ऑफ इंजरी टिश्यू कैपिलरी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, और ब्लड और प्लाज्मा उसमें से लीक होकर के वुंड एरिया में आके जमा हो जाता है ना। अब क्या होता है, जैसे ही वुंड एरिया में आके जमा होता है, प्लेटलेट भी आके वहाँ पर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, प्लेटलेट, और प्लेटलेट भी वहाँ पर वुंड एरिया में वेसल साइड पे जाके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, और जब प्लेटलेट वहाँ पर चिपक जाते हैं ना तो वहाँ पर एक आपका टेम्परेरी क्लम्प बनता है एक, है ना, क्योंकि वो चिपक गए हैं एक साथ और वो आपका ब्लड वेसल को सील कर देते हैं, जिसके कारण से ब्लीडिंग जो है वो क्या हो जाती है, आपकी स्लो हो जाती है या फिर रुक जाती है। और एट दैट सेम टाइम द क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। और उसी समय पे जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है और फिर वहाँ पर एक ब्लड क्लॉट का क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है। सो इन द इन्फ्लामेटरी फेज द फर्स्ट स्टेज इज द हीमोस्टैसिस. Now second stage is the inflammation. The inflammatory reaction is characterized by edema, erythema, pain, temperature, elevation and migration of white blood cells into the wound tissue. क्या हो रहा है यहाँ पर, स्वेलिंग, एडिमा मतलब क्या है, स्वेलिंग हो रही है। दूसरा अरिदमा, रेडनेस डेवलप हो रहा है, पेन हो रहा है पेशेंट को, टेम्परेचर जो है वहाँ का बढ़ गया है और ब्लड सेल्स जो हैं, वाइट ब्लड सेल वहाँ पर आके वुंड साइड पे इकट्ठे हो गए हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स आपके मेन लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और एग्जैक्टली इनका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना, जो आपने पढ़ा है सेल में। और फैगोसाइटोसिस करके वहाँ का जो डेब्रिस है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है, जो डेड टिश्यूज़ हैं उसको वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं और आपका एरिया को, वुंड एरिया को क्या कर देते हैं, वो क्लीन कर देते हैं। अलॉन्ग विथ प्लाज्मा प्रोटीन एंड फिब्रिन दे फॉर्म अ स्कैब ऑन द वुंड सरफेस। और उसके साथ ही क्योंकि वहाँ पर फिब्रिन है और दूसरा क्या है आपका प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसके कारण से वहाँ पर एक चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैब, है ना। और वुंड सरफेस पे बनता है जो काला होकर के स्लफ ऑफ हो जाता है, आप जानते हैं स्कैब, विच सील्स द वुंड एंड हेल्प्स प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्वेशन। और ये जो स्कैब फॉर्म हुआ है वो वुंड को सील करता है, जिसके थ्रू इन्फेक्शन जो है वो वुंड के अंदर एंटर नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द इन्फ्लामेटरी फेज। सो फर्स्ट फेज क्लियर है, क्लिनजिंग फेज। इन्फ्लामेटरी फेज में 2 प्रोसेस हैं, हीमोस्टैसिस एंड द इन्फ्लामेशन। सो ब्लीडिंग दैट इज़ हीमोस्टैसिस हुआ, उसके बाद है आपका इन्फ्लामेशन। नाउ हम लोग थर्ड स्टेज पढ़ेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज दैट इज़ ग्रेनुलेशन फेज बोलते हैं इसको। द प्रोलिफरेटिव फेज इज ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेशन और हीलिंग। इट ऑकर्स फ्रॉम डे 5 to 21, है ना, 5वें दिन से 21वें दिन के बीच में होता है। रीजनरेशन या हीलिंग बोल सकते हैं, जिसमें नए सेल डेवलप हो रहे हैं। सेल डेवलप्स टू फिल द वुंड डिफेक्ट एंड रीसर्फेस द स्किन, है ना, जो सेल है वो डेवलप हो रहा है वुंड सरफेस पे और जो स्किन सरफेस है उसके डिफेक्ट को वो फिल करने की कोशिश कर रहा है। कौन कौन से सेल आए हैं यहाँ पर, पहला आया आपका फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइबर्स को रिलीज करता है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स, है ना। तो मेनली कोलेजन फाइबर यहाँ पे रिलीज होता है, दैट माइग्रेट द वुंड वेयर दे फॉर्म कोलेजन, अ प्रोटीन सब्सटेंस दैट एड स्ट्रेंथ टू द हीलिंग
wound. New blood and the lymph vessels sprouts from the existing capillaries at the edges of the wound. अब फाइब्रोब्लास्ट आया, सबसे पहला जो सेल आया वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट, जो कोलेजन फाइबर्स को वहाँ पर क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है. दूसरा, नए ब्लड वेसल्स जो है डेवलप हो रहे हैं वहीं पास के कैपिलरीज से, है ना, जिसके कारण से आपका ग्रैनुलेशन टिश्यू का क्या हो रहा है, वहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है. रेड बीफी कलर का जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है वो वहाँ पर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ब्लड सप्लाई उसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है. सो फाइब्रोब्लास्ट आया, दूसरा नए ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट हुआ, तीसरा ग्रैनुलेशन टिश्यू वहाँ पर आके रेड बीफी कलर का जो मसल जो टिश्यू है उसको क्या कर रहा है, वो वहाँ पर फॉर्म कर रहा है. एज द क्लॉट और स्कैब इज डिसॉल्व, एपिथेलियल सेल बिगिन टू ग्रो इनटू द वुंड फ्रॉम सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू एंड सील ओवर द वुंड. जो हमने हीमोस्टैसिस में पढ़ा था, आपका इन्फ्लामेशन में पढ़ा था, जो प्रोटीन है वहाँ पर और फिब्रिन का जो क्लॉट है वो ऊपर की ओर एक स्कैब का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, और ये सारी चीज़ें नीचे से ग्रो कर रही हैं. फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड वेसल्स और क्या है आपका ग्रैनुलेशन टिश्यू नीचे से गैप को भरते 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 ऊपर की ओर आ रहे हैं, और ऊपर में स्कैब का फॉर्मेशन हुआ है. और आपका एग्जैक्टली स्कैब जब डिजॉल्व हो जाता है, जब स्लफ ऑफ हो जाता है, तब क्या होता है, वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पर वुंड में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. पतला सा लाइट पिंकिश कलर का जो एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पर ग्रो करता है सराउंडिंग एरिया में, और वो हेल्दी टिश्यूज़ को, अंदर जो हेल्दी टिश्यूज़ है उसको क्या कर देता है, वो सील कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियलाइजेशन. ओके, सो मैच्यूरेशन फेज ये था आपका सेकेंड फेज. नाउ थर्ड फेज इज़ द मैच्यूरेशन फेज, जिसको हम लोग रीमॉडलिंग फेज भी बोल सकते हैं या फिर एपिथेलियलाइजेशन भी बोल सकते हैं. द मैच्यूरेशन फेज और रीमॉडलिंग इज़ द फाइनल फेज ऑफ द हीलिंग प्रोसेस. इट बिगिंस इन द सेकेंड और थर्ड वीक एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द वुंड हैज़ क्लोज्ड. Over the next 3 to 6 months, the initial collagen fibers that were laid into the wound bed during the proliferation phase are broken down and remodeled into an organized structure. Okay, so maturation नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, मैच्योर हो गया अब सेल और रीमॉडल्ड हो गया. रीमॉडल्ड मतलब आपका फिर से पुनः निर्माण हो गया आपके नए सेल का, ठीक है. और आपका ये फाइनल फेज होता है हीलिंग, जब घाव पूरी तरह से क्या हो जाता है, भर जाता है. और आपका ये कब शुरू होता है, सेकेंड एंड थर्ड वीक में शुरू होता है और कंटिन्यू होता है जब तक वुंड पूरी तरह से क्या ना हो जाए, क्लोज ना हो जाए. कभी कभी आपका मैच्यूरेशन फेज को कंप्लीट होने के लिए 3 से 6 महीने तक कभी क्या लगता है, समय लगता है. द इनिशियल कोलेजन फाइबर्स दैट वर लेड इन द वुंड बेड ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज आर ब्रोकन डाउन एंड रीमॉडल्ड इनटू ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. जो मेन फाइबर वहाँ पर आया था, कोलेजन फाइबर, जिसको फाइब्रोब्लास्ट ने डेवलप किया था, वो कोलेजन फाइबर फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटना शुरू होते हैं और रीशेपिंग करते हैं, रीमॉडल करते हैं और पूरा जो एरिया है उसको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग स्कार टिश्यू कहते हैं. दाग हो जाता है और चिकना सा आपको दिखेगा वुंड के एरिया में. आप लोगों को कभी चोट लगी होगी तो आपने देखा होगा, गहरी चोट कभी लगी तो स्कार टिश्यू जो डेवलप होता है वहाँ पर दाग छोड़ देता है और वहाँ पर हेयर नहीं दिखेगा आपको. नॉन फंक्शनिंग जो टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू, वहाँ पर क्या होता है आपका कभी कभी रिप्लेस कर लेता है. इंक्रीजिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वुंड, है ना, और वुंड का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको वो इंक्रीज कर देता है. अ वुंड दैट हैज़ हील्ड बाय प्राइमरी इंटेंशन लीव्स लिटिल स्कारिंग, इवन सो अ स्कार इज ओनली 80% एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल टिश्यू, है ना. जो प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू हील हुआ है, हमने पढ़ा था ना इंटेंशन में, आपका लिटिल स्कार वहाँ पर छोड़ता है. और आपका जो स्कार बना है ना, आपके पहले के इंजरी होने के पहले के नॉर्मल टिश्यू से 80% ही स्ट्रॉन्ग रहता है. 20% उसका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जो रीमॉडल्ड टिश्यू है उसका. सो मैच्यूरेशन फेज में क्या हुआ है, हीलिंग प्रोसेस का लास्ट फेज है. 3 to 6 मंथ भी लग सकते हैं इसको होने के लिए. और दूसरा यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स जो सिक्रीट किया था, वो कोलेजन फाइबर प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होना शुरू होते हैं, टूटना शुरू होते हैं और फिर वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्कार टिश्यू. सो दिस इज द मैच्यूरेशन फेज. सो दिस इज द फेसेस ऑफ हीलिंग. हीमोस्टैसिस एंड इन्फ्लामेशन जो है आपका फर्स्ट फेस है, जिसको हम लोग इन्फ्लामेटरी फोर्स बोलते हैं, जिसमें क्लीनिंग होती है वुंड की, है ना. दूसरा जो है वो प्रोलिफरेशन फेस है, जिसको थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं. प्रोलिफरेशन फेस में ग्रैनुलेशन टिश्यू मेन आता है और उसको हील करता है. और लास्ट जो है बेटा वो क्या है आपका मैच्यूरेशन फेस या फिर टिश्यू रीमॉडलिंग बोलते हैं या एपिथेलियलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें टिश्यू पूरी तरह से क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है और वहाँ पर हल्का सा दाग छोड़ देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कार टिश्यू. ओके, so this is all about the wound healing, tissue regeneration and the repair. So summary, tissue healing or wound healing refers to a living being replacement of destroyed tissue by a living tissue. So आपका जो tissue healing है या wound healing है, क्या प्रोसेस है, जिसमें आपका living being जो destroyed tissue है वो replace हो जाता है फिर से अगेन एक living tissue से ही. ओके,
So this is all about the wound healing, regeneration and the repair of the tissue. Okay, thank you. Bye bye.